एनसीपी में टूट के बाद आज का दिन बेहद अहम। शरद पवार ने आज दिल्ली में बुलाई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पार्टी में बगावत और चुनाव चिन्ह जैसे विषयों पर हुई बात। बैठक से पहले जमकर पोस्टर वॉर। राजस्थान में कांग्रेस की कलह पर आज दिल्ली में हो रही है अहम बैठक। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान पर आलाकमान ले सकता है कोई बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज बेंगलुरु में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 पर डिजिटल इंडिया संवाद सत्र को करेंगे संबोधित। उन्नत प्रोसेसर, बौद्धिक संपदा और एम्बेडेड सिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करने पर होगा फोकस। बेंगलुरु में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर G20 की अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 8 से 9 वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष यात्रा में की तरक्की। इसरो प्रमुख ने कहा, औपचारिक एजेंडे में शामिल विषयों के लक्ष्यों को हासिल करना है प्रमुख उद्देश्य। गोवा में आज भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा के कई हिस्सों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना। दिल्ली और गुजरात के कई इलाकों में आज सुबह बारिश ने दिलाई गर्मी और उमस से राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और बात सियासी घटनाक्रम की, जो कि महाराष्ट्र में पल पल बदल रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद जो सियासी संकट शुरू हुआ है, उसके लिए आज का दिन बेहद अहम है। एनसीपी चीफ शरद पवार आज मुंबई से दिल्ली आ गए हैं। साथ में उनकी बेटी और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी हैं। दरअसल शरद पवार ने आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। वहीं इस बैठक से पहले इस समय दिल्ली में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि कार्यकारिणी की बैठक राजधानी दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इस बैठक में शरद पवार एनसीपी टूट पर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। पार्टी चुनाव आयोग में आगे की रणनीति पर चर्चा करेगी और शरद पवार के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर सकती है। इससे पहले कल बुधवार को पार्टी में जारी वर्चस्व की लड़ाई में एक नया मोड़ तब आया जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भतीजे अजीत पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया और खुद पार्टी के नए मुखिया बन गए। और अजीत पवार खेमे की तरफ से चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दे दी गई। कल अजीत पवार ने जो पार्टी विधायकों और पद अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, उसमें 30 से ज्यादा विधायक शामिल हुए, जबकि शरद पवार की बैठक उनकी उम्मीदों के विपरीत रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागपुर में महाराष्ट्र के विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों से मुलाकात की है। इस अवसर पर आदिवासी समूह के विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को भी राष्ट्रपति ने देखा। इस मौके पर राष्ट्रपति को आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों की ओर से आदिवासी लोगों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया गया। समारोह में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार को एकलव्य स्कूलों में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के प्रवेश के लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत है, जिसमें इन आदिवासी समूह के लोगों में शिक्षा पर और अधिक ध्यान दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 11 जुलाई से संविधान पीठ को सुनवाई करनी है। ये मामला उससे जुड़ा है, लिहाजा अभी हम इस पर सुनवाई टाल रहे हैं। कोर्ट ने याचिका की कॉपी केंद्र सरकार को देने का निर्देश दिया है। और अब बात राजस्थान की, जहां कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान पर आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत अस्वस्थ हैं और वो जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शिरकत करे। बड़ी सियासी खबर है राजस्थान से। आपको ध्यान देना होगा कि पिछले महीने ही पायलट ने ये कहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाली थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बेहद असहज है।
और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, तो आज क्या मान लें कि पार्टी जो है वो सचिन पायलट की तरफ से हो सकती है? बड़ा डिसीजन अवेटेड है कांग्रेस आला कमान द्वारा इस बैठक में। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति है। खासकर हम अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो जब जब कोई फाइनल मीटिंग ऐसी होने वाली रहती है तो वो स्किप कर जाते हैं। पिछली बार जब दो बार ऐसी मीटिंग जब राहुल गांधी ने बुलाई या खड़गे ने बुलाई तो उसके बाद उनको एक बार कोरोना हो गया और एक बार वो बीमार हो गए। और कल का जो इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो एसएमएस पहले ही आ गया, अशोक गहलोत का एसएमएस पहले ही आ गया कि उनकी टांग टूट गई है या वो अस्वस्थ हो गए हैं और बाद में वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो कांग्रेस के लिए अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो उनका एक बड़ा झटका है। आज राहुल गांधी और खड़गे मिलकर एक अंतिम फैसला लेना चाहते थे कि जिस तरीके से जो चुनाव आने वाले हैं और जिस तरीके से पार्टी में गुटबंदी हावी है तो उसको लेकर आज बड़ा फैसला करेंगे। लेकिन एक बार फिर गच्चा दिया अशोक गहलोत ने। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जब उनको खड़गे से पहले नियुक्त किया गया था तो किस तरीके से उन्होंने पलटी मारी थी। तो राज्य की सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं और सचिन पायलट को देखना नहीं चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि आज जो मीटिंग जब शुरू हुई है 11:30 के लगभग मीटिंग शुरू हुई है तो मीटिंग शुरू होने के बाद जो कांग्रेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से जो कांग्रेस बीट देखते हैं उनको जो मैसेज आया है स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय राहुल गांधी। ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट विषय है। तो देखना होगा कि मीटिंग के बाद जो सूत्र हैं, सूत्रों के माने तो वहां पर जो मीटिंग हो रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभी शामिल हुए हैं कि नहीं मीटिंग में अशोक गहलोत, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि अशोक गहलोत के ना आने से जो कांग्रेस आज कोई बड़ा निर्णय लेना चाहती थी राजस्थान को लेकर के, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कुमार, क्या हम ये माने कि कांग्रेस ने जिस तरह से टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया, ये तो खैर छत्तीसगढ़ में बैठक में फैसला लिया गया था, क्या कुछ इसी तरह के कयास राजस्थान के लिए भी लगाए जा सकते हैं? क्योंकि ये दिल चाहता है लगातार जो बातें सामने निकल कर आ रही है, डिप्टी सीएम का पद हो या फिर लगातार जो सूत्र कह रहे हैं सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद चाहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मामला है वो कुछ अलग है। वहाँ टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं और उनको लेकर के काफी दिनों से जब वहां पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी थी तो ये फैसला हुआ था कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे वहां मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पार्टी पर अपनी पकड़ जो है भूपेश बघेल धीरे धीरे बनाते चले गए और यही कारण था कि टीएस सिंहदेव पीछे चलते गए। लेकिन जब चुनावी वर्ष आया है, चुनाव के बाद जब पार्टी को लगा है कि टीएस सिंहदेव बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं तो किसी तरीके से मान मनोबल करके उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। अब वो कितना संतुष्ट हैं तो टीएस सिंहदेव ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है, राजस्थान की जो बात है, यहाँ अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी लेने देना नहीं चाहते हैं। आज जो मीटिंग का एजेंडा था लेकिन ये तो साफ है ना कुमार कि राजस्थान में कांग्रेस गहलोत के चेहरे को लेकर ही चुनाव में उतरना चाहती है और ऐसे में पायलट को लेकर कांग्रेस क्या फैसला लेती है और क्या पायलट पार्टी के इस फैसले से कहीं ना कहीं राजी होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जो गुर्जर समुदाय है, गुर्जर समुदाय में ये अगर हम बात करें राजेश पायलट की, जो उनके पिताजी थे, बहुत बड़े नेता थे और यही कहते हैं कि जो उनके पिताजी की लेगेसी है उसको भी पायलट काफी संभाल के रहे। यही कारण है कि गहलोत के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेगी लेकिन वो सचिन पायलट को नाराज नहीं करना चाहती है और काफी दिनों से ये कवायद चल रही है। लेकिन आलाकमान बार बार चाह रहा है कोई न कोई ऐसा लिया जाए जिससे कि सचिन पायलट की जो बागी तेवर है वो कम हो, लेकिन उस पर अशोक गहलोत तुरंत विराम लगा देते हैं। और यही कारण आज के जो मीटिंग के एजेंडे में था कि वहां प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, वहां के जो प्रभारी हैं वो बदले जाएंगे और सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत के ना आने से सचिन पायलट गुट को झटका लगा है और आलाकमान भी चिंतित है। एक और बात यहाँ पर यह है कि हमने मई के आखिर महीने में देखा था कि खड़गे ने राहुल गांधी के साथ मिलकर गहलोत और पायलट को एकजुट रहने के लिए कहा था, लेकिन 1 महीना बीत चुका है, ना तो पायलट की मांगों पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही किसी पद का ऐलान किया गया। ऐसे में ये जो नैया है वो पार लगाने की जिम्मेदारी खड़गे पर दी थी, लेकिन यहाँ पर कोई सफलता मिलती हुई दिख नहीं रही है। खड़गे से दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 2.5 घंटे तक चली थी और उसमें केसी वेणुगोपालन भी शामिल थे। और 2.5 घंटे की मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो दोनों मुस्कुराते हुए आए, सचिन पायलट भी मुस्कुराते हुए आए और अशोक गहलोत भी मुस्कुराते हुए आए और किसी वेणुगोपाल ने प्रेस
साफ कहा कि जो भी दूरियां थी या जो भी मतभेद था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, उसको सुलझा लिया गया है। लेकिन अब फिर आप देखें कि 3 तारीख को जो बुलाया गया था तो अशोक गहलोत नहीं आए। राजस्थान में जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, इम्पोर्टेंट थी इसी चीज को लेकर, वहां से भी अशोक गहलोत ने। तो अब देखना होगा कि आप स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो एक कलह पर किस तरह से विराम लगेगा ये देखना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे दर्शकों के लिए कि 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के मानसून सत्र से पहले दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने अपने तमाम जो लोग हैं उनको लेकर संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तमाम दलों को न्योता दिया गया इसमें। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास। शैलेंद्र, तो 20 जुलाई से 11 अगस्त तक मानसून सत्र है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा इस बैठक का? ये देखिए, जब अभी संसद का सत्र बुलाया जाता है तो उससे ठीक एक दिन पहले एक परंपरा रहती है कि सरकार की तरफ से प्रमुख दलों के नेताओं को न्योता दिया जाता है सर्वदलीय बैठक में, जिससे संसद सत्र के दौरान सरकार जिस विधायी कामकाज पर आगे बढ़ना चाहती है उसके बारे में एक औपचारिक जानकारी दी जाती है और एक सहमति बनाई जाती है राज्यसभा लोकसभा के नेताओं के साथ, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं, तमाम प्रमुख दलों के नेताओं के साथ, कि संसद सुचारू रूप से चले और सभी का सहयोग मिले। तो उसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाई है, जिसमें तमाम दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। 19 तारीख को यानी ठीक एक दिन पहले, संसद सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले दोपहर 3 बजे यह बैठक बुलाई गई है। इसमें औपचारिक जानकारी दी जाएगी कि कितने बिल सरकार इस सत्र के दौरान पेश करना चाहती है और साथ ही साथ विपक्षी दल और ये बताएंगे कि किन प्रमुख मुद्दों पर वो चाहते हैं कि सत्र के दौरान चर्चा हो। हम जानते हैं कि जैसे कि खबर आ रही है कि डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ा नया बिल, उसको मंजूरी मिली है, सरकार उसे प्राथमिकता के स्तर पर इसी सत्र के दौरान पेश करेगी। इसके साथ ही साथ यूसीसी के लेकर बहुत चर्चा है, हम देख रहे हैं कि उस पर कई पहले हुई हैं और तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन कौन से अहम विधेयक लाए जाएंगे, इस पर इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी और सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर अनुरोध किया जाएगा तमाम दलों से कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करें। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक, जब संसद सत्र के एक दिन पहले सरकार ने बैठक बुलाई है। और वहीं ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि सत्र की शुरुआत शायद पुराने संसद भवन से होगी और फिर बाद में नए संसद भवन में बैठक हो सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए, औपचारिक तौर पर अभी इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों से तमाम जानकारी आ रही है कि शुरुआत जो पुराना संसद भवन है जहां अभी तक संसद सत्र आयोजित किए गए हैं वहां से होगी और समापन नए बिल्डिंग, संसद भवन की नई बिल्डिंग जिसका उद्घाटन हो चुका है, वहां से होगा। लेकिन इस बार में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लिहाजा ये कहना कि शुरुआत किस भवन से होगी ये उचित नहीं होगा। सभी को इंतजार रहेगा इस बात को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि अब सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश को नया संसद भवन मिल चुका है, देश को नई संसद की बिल्डिंग मिल चुकी है। तो निश्चित तौर पर उस बात को लेकर विशेष तौर पर उत्साह देखने को मिल सकता है इस संसद सत्र के दौरान। इस मानसून सत्र में कितने ऐसे हम मान सकते हैं विधायी और लोकहित से जुड़े कार्य हैं, हम मान सकते हैं जो कहीं ना कहीं जिन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर कोशिश विपक्ष की भी लामबंदी की होगी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले किस तरह से ये जो तमाम सत्र होने वाले हैं, चाहे हम मानसून सत्र की बात करें या फिर विंटर सेशन की बात करें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ये एक तरह से मौजूदा लोकसभा का अंतिम मानसून सत्र है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अगला सत्र जो आएगा उसमें शीतकालीन सत्र और उसके बाद एक बजट सत्र भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि जो विधायी कामकाज जिनको सरकार बहुत महत्वपूर्ण मानती है, जिन पर अभी प्रगति नहीं हो पाई है या फिर जो एक सदन से पारित हुए हैं, उन्हें पारित कराया जाए। कल से ही चर्चा है कि डाटा प्रोटेक्शन को लेकर एक नया बिल वो सत्र में लाया जा सकता है, उसे मंजूरी दी गई है। तो निश्चित तौर पर उस बिल को लेकर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उस पर चर्चा हुई है। संसद की समिति ने उस पर विचार किया, एक पुराना बिल लाया गया था, उसे वापस लिया गया, तो उसको लेकर बहुत चर्चा है। इसके साथ ही साथ यूसीसी को लेकर जो पहल हुई है, तो क्या इसी सत्र में सरकार उस पर आगे बढ़ेगी? हालांकि बहुत समय नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है, अगर विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा
जो विधायी कामकाज का एजेंडा इसी सत्र के दौरान पूरा करना। लेकिन सरकार की ये कोशिश होगी कि विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। हमने देखा था कि पिछले सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था शैलेंद्र, और बहुत से ऐसे विधायी काम थे जो लटक गए थे। तो उस लिहाज से सर्वदलीय बैठक में इस बात पर पुरजोर दिया जाएगा कि विपक्ष की रणनीति को किस तरह से समझा जाए और तमाम जो दल हैं वो लोकहित के लिए संसद के इस मंदिर की गरिमा की जो है वो रिस्पेक्ट करें। ये देखिए, सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश होती है कि विपक्षी दलों से ये अनुरोध किया जाए कि जो भी मुद्दे उठाना चाहते हैं नियमों के मुताबिक अगर सदन अनुमति देता है तो मुद्दे उठाएं दोनों सदनों में। और कई बार हम देखते हैं कि सहमति बनती है, कई बार गतिरोध भी होता है। इस संसदीय लोकतंत्र में गतिरोध कई बार देखने को मिलता है और अंतिम तौर पर हम देखते हैं कि सहमति भी तमाम मुद्दों पर बन जाती है और देर तक संसद बैठती है। तो सरकार की जरूर ये कोशिश होगी कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक सहमति बने जिससे ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जा सके। जो समय है संसद सत्र के दौरान उसमें विधायी कामकाज को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और क्योंकि विधायी कामकाज लोकहित से जुड़े हैं, ऐसे में तमाम जो नए सांसद हैं, क्योंकि सर्वदलीय बैठक इसमें बुलाई गई है, तो मान सकते हैं कि इसमें किसी तरह का मंत्र कि किस तरह से कामकाज को अंजाम दिया जाए, लोगों के सामने एक उदाहरण भी पेश करना होता है। तमाम जो लोग होते हैं उनको इंतजार होता है जब सत्र होता है, तो उस लिहाज से भी ये सर्वदलीय बैठक कैसे अपने पक्ष में बात रखी जाए, सरकार रखेगी, वो बहुत अहम है। ये देखिए, ये जो सर्वदलीय बैठक होती है इसमें प्रमुख दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं, यानी जो उनके सदन के नेता हैं, उन्हें बुलाया जाता है। जो प्रमुख दल हैं जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं, उनके जो नेता होते हैं सदन के, उनको बुलाया जाता है। तो हम देखते हैं कि कई प्रमुख दलों के नेता आते हैं राज्यसभा या लोकसभा में जो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद सदस्य के तौर पर, वो इसमें शामिल होते हैं। तमाम छोटे जो दल हैं उनके भी नेता आते हैं। तो इसमें एक व्यापक सहमति बनाने की कोशिश होती है अहम मुद्दों पर कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, किन किन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है। सरकार अपने विधायी एजेंडे को सामने रखती है औपचारिक तौर पर तमाम दलों के सामने। तो सहमति बनाने की कोशिश होती है कि संसद सत्र सुचारू रूप से चले। और कई बार हम उसका असर भी देखते हैं, कई बार शुरुआती दिनों में देखते हैं कि गतिरोध देखने को मिलता है। लेकिन उद्देश्य यही रहता है इस तरह की बैठकों का कि सभी दलों को औपचारिक तौर पर बताया जाए कि सरकार किस विधायी एजेंडे के साथ सत्र में आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि नया संसद भवन है, तो उस लिहाज से नित नए नूतन के साथ किस तरह से इस सर्वदलीय बैठक में जो तमाम दलों के नेता हैं वो आकर अपनी बात रखेंगे। और 20 जुलाई से सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई गई है, यानी कि एक दिन पहले। तो उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्रालय दिल्ली में एक दिवसीय विचार मंथन सत्र जो है उसका आयोजन कर रहा है। इस चिंतन शिविर का नाम इसे दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले महीने आयोजित रक्षा मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों के अलग अलग सत्रों के परिणामों की समीक्षा कर रहे हैं। ये विभाग जैसे रक्षा उत्पादन विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण और सैन्य मामलों के विभाग ने पिछले महीने सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थी। विभागों ने विषयों की एक श्रृंखला की पहचान की थी जिस पर प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अधिकारियों को संबोधित किया और अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। सूत्रों ने हमारी संवाददाता नंदिता डागर को बताया कि रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की प्रस्तुति की समीक्षा की और उसे समयबद्ध सीमा में सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से पूर्व सैनिकों की पेंशन और ECHS शिकायतों को प्राथमिकता देने और उन्हें मिशनरी उत्साह के साथ हल करने का भी आग्रह किया। चिंतन शिविर में MOS अजय भट्ट, CDS जनरल अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद हैं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में दशरथ रावत से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित व्यक्ति का सम्मान करते हुए कहा, मेरा मन दुखी है और वो उनसे उनकी पीड़ा बांटने का ये प्रयास कर रहे हैं। आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, मेरे लिए जनता ही भगवान है। पीड़ित का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने एक वीडियो साझा किया और जनता से अपील और संदेश दिया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो जनता भगवान है। किसी के साथ भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। फिलहाल इस मामले में आरोपी प्रवेश शुक्ला को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, उस पर NSA लगाया गया। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुधवार को आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसका अवैध हिस्सा गिरा दिया।
खबर बेंगलुरु से, जहां G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक जारी है। और इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारी और अभियानों में समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी को सुधारना है। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि बैठक का प्रमुख जो एजेंडा है उसमें शामिल विषयों के लक्ष्यों को हासिल करना जरूरी है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत तरक्की की। उन्होंने कहा देश में स्टार्टअप्स की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि आज स्टार्टअप की दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 से 9 वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष यात्रा में काफी तरक्की की। Glad that India is now in a position to share its inputs, its inferences with the other member countries as well, as was noticed recently through a very successful visit of Prime Minister Modi to USA, which had a very strong undercurrent of space agenda, which was recognized overseas. And the new chapter of public-private participation, I think, is going to make it imperative for all of us to learn the virtues of an integrated approach. And when I say integrated, it is public-private domestically and public-private overseas. So all of us get together for an extended collaboration amongst all of us, the whole of government, whole of nation, domestically, overseas. And an era of partnerships, I think, is now in the offing. Our concerns are common because the space is common. So our challenges are common, and therefore our effort also has to be common. प्रधानमंत्री अपने वाराणसी दौरे में जहां रैली को संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी तरफ BLW के ऑफिसर्स क्लब में उनके कुछ खास कार्यक्रम और रात्रि प्रवास भी होगा। इस पर BLW की क्या तैयारी है, इस पर खास बातचीत की गई है वहां के महाप्रबंधक वासुदेव पांडा से। आइए सुनते हैं। यूं तो BLW अपने रेल इंजन के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी एक और प्रसिद्धि है कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जब वाराणसी दौरे पर आते हैं और रात्रि प्रवास करते हैं तो BLW के गेस्ट हाउस में ही ठहरते हैं। अभी कल यानी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री का आगमन होगा और जनसभा को संबोधित करने के बाद BLW के गेस्ट हाउस में आएंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे और रात्रि प्रवास भी करेंगे। तो BLW कितना तैयार है, इसके लिए हम बात करेंगे BLW के GM वासुदेव पांडा जी से, महाप्रबंधक हैं BLW के। पांडा साहब, कितना तैयार हैं आप लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? ये प्रधानमंत्री जी को यहाँ BLW के परिसर में रिसीव करना एक हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और ये हम समझते हैं कि ना कि खाली BLW का बल्कि पूरे बनारस के सभी लोगों का ये गर्व है कि प्रधानमंत्री जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं और बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने भारतीय रेल के लिए और भारत के लिए जो पिछले 9 साल में किए हैं, शायद ही कभी किसी ने किया होगा। प्रधानमंत्री जी हमारे परिसर में, हमारे गेस्ट हाउस में रहेंगे, उसके लिए हम लोग तैयारी किए हैं। कहीं कुछ कमी ना रह जाए, वो सब के लिए पूरा एक एक करके हमारे नीचे से लेके ऊपर तक सभी अधिकारी उसका इंस्पेक्शन करते हैं और वो सब करके हम लोग अभी फुल्ली तैयार हैं कि प्रधानमंत्री जी को हम यहाँ पे स्वागत करेंगे। एक जिम्मेदारी भी आपके पास है कि प्रधानमंत्री जी आपके आतिथ्य में प्रवास करेंगे और इसके साथ ही जो आपका ऑफिसर्स क्लब है
उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा भी करेंगे। इस तरह के इंतजामात उसमें आप लोगों ने किए हैं। और प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान किचन भी चूँकि आपका ही प्रयोग होगा, तो उसका किस तरह के इंतजामात? उनके जो नाश्ता में चर्चा है या डिनर पे चर्चा का जो बात है, उसके लिए हम लोग सारा प्रबंध कर चुके हैं। हमारे जो कुक हैं और उसके साथ साथ हमारे जो बाकी अधिकारी हैं, वो जाके उसका सब अरेंजमेंट जो भी खरीदना वो सब करना, वो सब करके तैयार किए हुए हैं। और हम आशा करेंगे कि हम प्रधानमंत्री जी को खुश कर पाएँ। उनके वैसे तो वो बहुत सरल व्यक्तित्व है, जैसे जितना हम लोग जानते हैं कि बहुत ही सरल व्यक्तित्व है वो। कोई शौकीन या कुछ ऐसे आडंबर वाला चीज़ उनके मन में है ही नहीं। तो लेकिन एक प्रधानमंत्री के स्टेटस के हिसाब से जैसे उसी सरलता को रखते हुए हमने उच्च मान का खाने पीने का प्रबंध किए हैं। और उसको जो उनके साथ गेस्ट्स रहेंगे उनका भी अच्छे से हम सत्कार करेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। प्रधानमंत्री की सादगी सरलता की बात कर रहे हैं पांडा साहब। पूरा देश जानता है कि किस तरह की सादगी है उनके अंदर, किस तरह की सरलता है। और ख़ास तौर से BLW में रात्रि प्रवास करना ही उनकी सादगी का बहुत बड़ा प्रतीक है, ऐसा काशीवासी भी मानते हैं और देश के लोग भी जो उनको जानते हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, BLW, वाराणसी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।